जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी फैमिली का, अपने माता पिता का बहुत खूबसूरत तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से खैर मकदम वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 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 आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी NCERT के सब्जेक्ट्स हैं उन सबको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कराता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये साइंस के बायोलॉजी जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे ना केवल आप लोग के क्लास 9 के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि जब आप लोग डॉक्टर वगैरह बनोगे, जब आप लोग क्लास 11 के अंदर बायोलॉजी वगैरह रखोगे तो उसमें भी जो है आप लोग को ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और अगर आप लोग कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें भी जो है कोशिका चैप्टर से कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों से बस तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ बच्चे आते हैं शुरू में ही जो है 1-2 मिनट देखने के बाद उसको स्किप कर देते हैं। दोस्तों, बहुत एफर्ट डाल के इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसका जो है फ़ायदा उठाइए और नॉलेज गेन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है आज कोशिका चैप्टर के बारे में। कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ना है दोस्तों, है। तो हम लोग हमेशा जिस तरह से करते हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको समझ लेते हैं कि हम लोग को चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कोशिका के घटक। क्या पढ़ना है दोस्तों, कोशिका के, हम लोग को पढ़ना है कोशिका के घटक। कोशिका के कौन कौन से घटक है, तो हम लोग को पढ़ना है कि भैया कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल बोला जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में केंद्र का है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर एक होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत पूछा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 प्रकार की होती है आपकी। एक होती है पादप कोशिका जो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, दूसरी आपकी होती है जंतु कोशिका, जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। फिर कोशिका के कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जिसको अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। गोल्जी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है, इसको आत्मघाती की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का। फिर वैक्यूल्स क्या होता है, फिर पौधों में जो है प्लास्टिड्स क्या होता है, ये पढ़ेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद में सेंट्रोइल्स क्या होता है, जंतुओं में ये क्या होता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लेरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग इसके अंदर समझेंगे कि भैया जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, एक होती है सॉफ्ट या स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो हम लोग को कोशिका के जितने भी अंग हैं, घटक है, प्रकार है, तमाम चीज़ें हम लोग को जो इस चैप्टर के अंदर बेहतर तरीके से समझनी, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल जो है आपके यहीं से पूछे जाएंगे, तो बेहतर तरीके से इसको समझेंगे तो आप लोग जो है बस चैप्टर अंत तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहला क्या है कि भैया जीव किसे बोला जाता है, ठीक है। जीव जिसके अंदर किसे बने होते हैं जीव दोस्तों, तो जीव आपके बने होते हैं कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा, जिस चीज़ के अंदर भी जान होती है ना, जिस चीज़ के अंदर भी लाइफ होती है, जो ब्रीथ करता है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो चीज़ों को खाता है, जिसके अंदर लाइफ होती है, वो सब तमाम चीज़ें किससे बनी होती है, तमाम चीज़ें बनी होती हैं आपकी सेल से। किससे बनी होती है दोस्तों, सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो तमाम चीज़ें किससे बनी होती है, कोशिका से बनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, 2 प्रकार की, एक होता है सजीव जिनके अंदर जान होती है, एक होता है निर्जीव जिनके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, इनके अंदर जान नहीं होती है। लेकिन पेड़ है, पेड़ के अंदर जान है दोस्तों, ठीक है। तो कोशिका के आधार पर जो है हम लोगों ने जीवों को जिनके अंदर जान होती है उनको 2 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। एक होता है जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, जिनको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये तमाम बैक्टीरिया, इन सब के अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका पाई जाती है दोस्तों, केवल एक कोशिका पाई जाती है।
और दूसरी तरफ आपके होते हैं बहुकोशिकीय, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिका वाले बंदों चीज़ों बैक्टीरिया को बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जिनके अंदर एक से अधिक कोशिका होती है उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसके अंदर कौन कौन आता है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका मनुष्य आता है, गाय आता है, पेड़ आता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय। तो आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं? जीव को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक होता है जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है तो उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसके अंदर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, तमाम बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, है ना, जिनसे कई सारे रोग वगैरह होते हैं। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, जिनके अंदर जो है एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर हम मानव समाज आता है, गाय, पेड़, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं बहुकोशिकीय। अंतर याद रखिएगा। उसके बाद में क्या समझना है हम लोग को? फिर कोशिका समझते हैं दोस्तों। देखिए, कोशिका समझते हैं। कोशिका, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं, ठीक है। कोशिका वो सूक्ष्म इकाई है जिससे जो है सभी जीव बने होते हैं। आ रही बात समझ में दोस्तों? अगर आप लोग को मैं उदाहरण देके समझाने का प्रयास करूँ ना, तो देखिए, एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? ईंट होती है। क्या होती है दोस्तों? ईंट। ईंट को ईंट से जोड़ करके दीवार बनाई जाती है, फिर कई सारी दीवारों को जोड़ करके जो है एक घर बनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर मानव शरीर है ना, तो मानव शरीर का जो सबसे छोटा अंग है वो क्या है? कोशिका है। क्या है दोस्तों? कोशिका है। कई सारी कोशिकाओं से ही जो है जुड़ करके शरीर का क्या बना होता है? अंग बना होता है। फिर कई सारे अंगों को जोड़ करके क्या बना होता है? एक इंसान का जो है शरीर बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिका जो हो गया इंसान का सबसे छोटा इकाई हो गया, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है? चैप्टर का नाम रखा है कि जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे पूरे शरीर की? वो कोशिका है। हमारा शरीर कहीं ना कहीं कई करोड़ अरब खरब कोशिकाओं से जुड़कर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे सूक्ष्म इकाई होगी ये। तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका बोला जाता है। सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका, यानी कि जितने भी लोगों की संरचना है ना पूरे शरीर की, और जो कार्यात्मक जिसे वो काम करते हैं, तो सारी कोशिकाओं को वैसे काम करते हैं। उसके बाद में कोशिका के आकार, आकृति और संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि जो डॉक्टर वगैरह कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 नंबर का सवाल यहाँ पर आएगा। सन 1665 में मृत कौर की कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। कौर के एक प्रकार का पेड़ होता है, ठीक है, जो वाइन होती है ना, बियर वगैरह, तो उसको ढक्कन जो होता है वो कौर लकड़ी का एक वो होता है, उससे उसको बनाया जाता था। तो रॉबर्ट हुक ने जो है सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप, उससे उन्होंने पहली बार जो है मरी हुई कोशिकाओं को देखा था, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि भैया 1665 में सबसे पहले जो है मरी हुई कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में क्या है दोस्तों कि सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका, यहाँ पर जिंदा कोशिका की बात चल रही है, जिंदा कोशिका को एंटोनी ल्यूनहॉक ने देखा था, ठीक है। मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? आपकी जो मरी हुई कोशिका थी उसको जो डिस्कवर किया था वो क्या था? रॉबर्ट हुक जी ने। लेकिन वहीं पर जो जिंदा कोशिका की खोज किसने की थी? वो की थी एंटोनी ल्यूनहॉक ने किया था, ठीक है। 1 नंबर में सवाल आ जाएगा। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं, जो कोशिका द्रव और केंद्रक के साथ कोशिका का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो कोशिका का निर्माण करने के लिए जितनी भी तमाम चीज़ें ना, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी पाया जाता है, आयन पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है, दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब चीज़ें कोशिका को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कहाँ पाई जाती हैं? जो कोशिका का केंद्रक होता है ना, उसके साथ मिलकर के कोशिका का निर्माण करती हैं। जिस तरह से आप लोग को बताऊंगा केंद्रक किसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पूरे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है, जो हमारे पूरी बॉडी को जो है चलाता है, निर्देश देता है, ये काम वो हमारा दिमाग है। इसी तरह से कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो केंद्रक है, ठीक है दोस्तों। पढ़ेंगे आगे बढ़िया, एक एक अंग पढ़ने वाले हैं कोशिका का। तो केंद्रक भी क्या है? कोशिका का एक अंग है, ठीक है। हाँ, कोशिका द्रव, यानी कि कई सारी कोशिकाओं के जो अंग होते हैं वो लिक्विड के अंदर होते हैं, ये सब पढ़ेंगे बढ़िया से। उसके बाद में क्या है दोस्तों? विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सोल जल अवस्था में स्थित होते हैं, यानी कि जल अवस्था में स्थित होते हैं, ठीक है। कई सारे जो अंग वगैरह होते हैं वो सब एक लिक्विड के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी कोशिका के अंगों को जीवित रखने के लिए द्रव बहुत जरूरी है। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत क्या है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया था, वो क्या बोलते थे? ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या बात बोली थी दोस्तों ने? इन्होंने बोला था कि भाई सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते। बिल्कुल भैया, जिसके अंदर जान होगा वो किससे बना होगा? कोशिका से बना होगा।
उसके बाद में क्या बोला था इन्होंने, सेकंड बात बोली थी कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यानी कि जो जीवन अगर शुरू हुआ है तो कोशिका की वजह से शुरू हुआ है, कोशिकाओं से ही मिलकर जो है हमारा जीवन आगे बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है भाई, जो सभी कोशिकाएं होती हैं पहले की जो निर्मित कोशिकाएं हैं उनसे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो ये तीन चीज़ें किसने बोली थी, ये तीन चीज़ें बोली थी आपकी किसने, वैज्ञानिक स्लीडन जी ने बोली थी और स्वान जी ने बोली थी। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोशिका का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस किया है कि भैया सबसे पहले 1665 में जो है रॉबर्ट हुक जी ने जो है मरी कोशिकाओं का खोज किया था। फिर उसके बाद में जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी ने जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि भैया कोशिका सिद्धांत क्या बात करता है। ये तीन सिद्धांत कोई क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो है कोशिका एवं जीवों के प्रकार बता रहा है, कोशिका एवं जीवों के प्रकार। तो हम लोगों ने बताया था कोशिका दो प्रकार की होती है, एक एकक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। ठीक है, यानी कि तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या बात किया था कि भैया जो यूनिसेलुलर होते हैं जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है वो आपका बैक्टीरिया थे। ठीक है, वहीं पर जो बहुकोशिकीय होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण होता है आपका ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुकोशिकीय। फिर पेड़ों के अंदर भी कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन एक कोशिका के अंदर आता है आपका अमीबा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है केवल। ठीक है दोस्तों, जिनके अंदर एक कोशिका पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर एक कोशिका पाया जाता है। और वहीं पर जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसको भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोग को समझना है। तो देखिए अब अंतर है यहाँ पर, क्या है अंतर, कि एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या अंतर है, बहुकोशिकीय जीव के अंदर क्या अंतर है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है, ये पेपरों के अंदर यहीं से सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव के अंदर। तो देखिए एक कोशिकीय जीव के अंदर कोशिका की संख्या कितनी होगी, केवल एक कोशिका पाई जाती है। लेकिन वहीं पर जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके अंदर अधिक मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फंक्शन क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों का फंक्शन क्या होता है। देखिए कोशिका के सभी कार्य एक कोशिकीय जीव, बिल्कुल भैया, जब जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी तमाम काम होंगे केवल एक ही कोशिका करेगी ना। लेकिन वहीं पर जो बहुकोशिकीय जीव हैं तो विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के काम करती हैं, यानी कि इसके अंदर जो अलग अलग कोशिकाएं सबका काम क्या होगा, निर्धारित होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कार्य का विभाजन। तो भैया कार्य का विभाजन तो तभी होगा ना जब आपके पास काम करने वाले दो या दो से अधिक कोशिकाएं होंगी, तभी तो आप हर कोशिका को अलग अलग काम दे पाओगे। लेकिन एक कोशिकीय जीव के अंदर जब एक ही कोशिका होती है तो वहाँ पर कार्य का विभाजन हो पाएगा, काम अलग अलग सौंपे जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। वो हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले कि भैया जो इसके अंदर जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है। ठीक है, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम क्या काम करता है, उसके बाद में लाइसोसोम का काम अलग होता है। तो हम तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग बस धीरज के साथ रहिए। उसके बाद में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा, जो जनन होगा, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जो बनाने की प्रक्रिया है वहाँ पर केवल एक ही कोशिका करती है। किसके अंदर, एक कोशिकीय जीव के अंदर। वहीं पर बहुकोशिकीय जीव के अंदर क्या होता है, विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, यानी कई सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, जनन के अंदर भाग लेती हैं। आयु की बात करें तो भैया एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब हो गए, तो ये ज़्यादा दिनों तक जीते थोड़ी ना है दोस्तों। तो इनकी जो आयु होती है बहुत छोटी होती है। वहीं पर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने भी बात किया कि इंसान हो गया, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, तो इनकी आयु कैसी होगी, लंबी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के अंदर मैंने क्या बताया कि एक कोशिकीय के अंदर आपका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कोशिकीय के अंदर आपका उदाहरण हो जाएगा अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है, और बहुकोशिकीय के अंदर आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे हो गए, कवक हो गए, जंतु हो गए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के अंदर अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। यहीं से सवाल पूछा जाएगा पेपर के अंदर, जो है 4 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाएगा कि भैया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जीव है उनके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोग को बताया भैया कोशिका 2 प्रकार की थी, यानी कोशिका के प्रकार 2 थे, एक थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक थी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका
किसके बारे में बात करती थी? जो एक कोशिकीय जीव है ना, जो भी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और वहीं पर जो बहुकोशिकीय हैं वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इसका भी अंतर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला अंतर है आपका, वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आकार में बहुत छोटी होती है। ठीक है, 1 से लेकर 10 की पावर 6 माइक्रो नैनोमीटर तक छोटी होती है। लेकिन वहीं पर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है आकार में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या खासियत है भैया? कोशिका का केंद्रीय भाग, ठीक है, न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जो केंद्रीय भाग होता है ना, एक न्यूक्लियर झिल्ली आती है, उससे क्या होता है? घिरा होता है, यानी कि यहाँ सुरक्षा ज़्यादा होती है। अब यहाँ सुरक्षा ज़्यादा होगी तो इसके अंदर जो जीव पाए जाएंगे वो ज़्यादा दिनों जी पाएंगे। ठीक है ना, यही कारण है कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोल रहे थे, उसके अंदर क्या है? केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक होता नहीं है, और एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। और वहीं पर यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि केंद्रक उपस्थित होता है और एक से अधिक क्या होता है? गुणसूत्र होता है, यानी कि सबके अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित रहते हैं, और यहाँ पर झिल्ली द्वारा घिरे अंग क्या होते हैं? प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन, विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमीबा होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अमीबा। तो आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा कि एक अमीबा ऐसे, तो इसी में से एक और अमीबा टूट के बन जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विखंडन। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया होगा, तो ये क्या विखंडन द्वारा जो होता है इनका विभाजन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? कोशिका विभाजन माइटोसिस या मिसोसिस प्रोसेस होता है, उससे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा एक कोशिकीय, यानी कि केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु उदाहरण के तौर पर बोल रहा है। उसके बाद में यूकैरियोटिक के अंदर क्या है कि एक एवं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना, यानी कि बहुकोशिकीय जीव की विशेषता होती है, उसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका है जीव, उसके बाद में पादप, ये सब किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। और बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा हो गया, किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से अंतर आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये अलग अलग कोशिकाओं की जो है आकृति दे रखी है। ठीक है, ये अलग अलग कोशिकाओं की, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका दे रखा है यूकैरियोटिक का। किसका दे रखा है दोस्तों? यूकैरियोटिक का। और ये दे रखा है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। ये देखिए अलग अलग कोशिकाओं का वो दे रखा है, आकृति दे रखी है। तो यहाँ पर जो हमारे मनुष्य का जो तंत्रिकाएं होती है ना, वो भी क्या है? कोशिका है। फिर स्पर्म भी क्या है? वो भी कोशिका है। ठीक है, ओवम भी क्या है? वो भी कोशिका है। बोन सेल वो भी कोशिका है। तो सारे क्या हैं? कोशिका कहलाती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। कोशिका आकार, कोशिका आकार को समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न जीवों जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, कि कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। बिल्कुल सही है भैया। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी कि बिल्कुल ही माइक्रो छोटी होती है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख ही नहीं सकते। जबकि कुछ कोशिकाएं नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं। इनका आकार जो होता है 0.2 जो है से 18 सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों। ठीक है, नैनोमीटर से लेकर के जो 18 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि इसको हम जो है नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से लेकर 120, ठीक है, नैनोमीटर होता है। उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है? जो सबसे बड़ा जानवर होगा, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो उसकी जो कोशिकाएं होती है 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा इसका, ठीक है, कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका, अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो बोलना कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, जो इसको हम लोग ऑस्ट्रिच बोलते हैं, एक जानवर होता है दोस्तों, तो उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और वहीं पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? तो देखिए सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, 0.1 इतनी होती है। उसके बाद में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका, जो हमारा मनुष्य का जो दिमाग है ना, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो सबसे लंबी मानी जाती है कोशिका। ठीक है, यहाँ से एक नंबर का सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ी किसकी? सबसे बड़ी कोशिका आपकी मानी जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी किसकी मानी जाएगी? माइकोप्लाज्मा की। और सबसे लंबी किसकी मानी जाएगी? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, एक नंबर में यहाँ से सवाल आएगा, लिख के ले लो मेरे से। आगे चलते हैं। अब कोशिका के भाग को हम लोग समझना है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि हर कोशिका का जो है अपना अपना एक भाग होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आएगा प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन किसे बोला जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्र किसे बोला जाता है,
कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म किसे बोला जाता है। तो एक एक करके जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो ये फिगर को देख लीजिए बहुत बेहतर तरीके से। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये एक प्रकार का द्रव है। क्या है दोस्तों? फ्लूइड इनसाइड सेल। उसके बाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला। कोशिका चैप्टर जिसने समझ लिया, समझ लो कि आधा डॉक्टर बन चुका है वो। ठीक है, तो बेहतर तरीके से समझना है इसको। तो देखिए, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखिए, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। उसके बाद में कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। अब एक तरह से क्या हो गए? सिक्योरिटी गार्ड हो गए। जो कोशिका झिल्ली है ना, जैसे हमारे घर के बाहर क्या खड़े होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? ताकि घर की क्या हो सके, जो मान लो कि आपका घर है, ये मान लो कि ये जो है आपका घर है। ठीक है, ये जो है आपका घर है। घर जो है ऐसे बना है और यहाँ पर क्या खड़ा है? कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम का होता है कि कोई खतरे वाली चीज़ को जो है अंदर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, और जो अंदर से बाहर जा रहा है उसको भी मतलब पूछताछ करके बाहर जाने देगा। तो इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है? कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को आने जाने देता है। ठीक है, बहुत जांच पड़ताल कि कोई बैक्टीरिया ना घुस जाए शरीर के अंदर। ठीक है, कोई हार्मफुल केमिकल ना घुस जाए। तो इसका काम क्या होता है कोशिका झिल्ली का? कि खतरनाक चीज़ों को अंदर आने से रोकता है। उसके बाद में यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। ये क्या करती है कि जो अलग अलग कोशिका है ना, उन सबको एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद में ये जंतु कोशिका व पादप कोशिका में दोनों में पाई जाती है। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली है वो जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है और पेड़ पौधों के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है? जंतु के अंदर भी पाई जाती है और पेड़ पौधों के अंदर भी पाई जाती है। उसके बाद में समझिए दोस्तों, उसके बाद में आपका यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन। ठीक है ना दोस्तों, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कोशिका जो झिल्ली किसी से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउट लेयर ऑफ फैट। ठीक है, तो ये जो है किसी को जो है बाहर से अंदर आने में और अंदर से बाहर जाने वाले को क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को हम लोगों ने समझ लिया है। और याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या दे रखा है कि सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अनुसार, अब ये कोई वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोई मॉडल दिया है के अनुसार लिपिड और प्रोटीन से बनी परत, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच सैंडविच की तरह धसी होती है। ठीक है, ये लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ी जा सकती है। ठीक है, बहुत ही क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इसको तोड़ा भी जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में समझिए प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। अब प्लाज्मा झिल्ली के काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम क्या है? ठीक है, एक तो हम लोगों ने समझिए कि भाई सिक्योरिटी का काम करता है। तो देखिए समझिए बहुत बेहतर तरीके से, यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर और बाहर जो एलिमेंट्स वगैरह ना, ठीक है, तो उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह कोशिका को निश्चित आकार को बनाए रखती है, कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। ठीक है, अणुओं का आना जाना दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? विसरण, और एक को बोलते हैं परासरण। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? विसरण का मतलब होता है कि भैया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। ये दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों संभव इसमें होता है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल विलायक अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। केवल द्रव्य माध्यम में संभव है। जो विसरण है वो किसमें संभव है? तीनों में संभव है। जैसे आपका ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो जाएगा, गैस के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन जो परासरण है वो केवल किसके अंदर होगा? परासरण आपका केवल किसके अंदर पॉसिबल है दोस्तों? लिक्विड के अंदर पॉसिबल है। किसके अंदर पॉसिबल? केवल द्रव्य माध्यम में संभव है। ठीक है, और ये विलायक गति करने के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं, जबकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया आपका विसरण परासरण।
तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि भैया प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए बढ़िया तरीके से ये जो समझा रखा है कि भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सांद्रता के अनुसार विलयन प्रकार तथा उनकी कोशिका पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो भैया एक होता है समपराशरी विलयन, जिसको आइसोटोनिक बोलते हैं। जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान है तो ये समपराशरी विलयन, यानी कि बाहर और अंदर जो दोनों का सेम अगर है, इक्वल है, ठीक है, बैलेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और वहीं पर अति परासरण दाबी यानी कि हाइपोटोनिक, इस क्या होता है ये हाइपोटोनिक, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता यानी कि अंदर की जो सांद्रता है वो बाहर द्रव्य की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जीव द्रव्य कुंचन पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है अल्प परासरण दाबी विलयन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है, यानी कि बाहर का जो सांद्रता है कम हो जाए, तो कोशिका के अंदर अंत परासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी, वो जंतु कोशिका फट जाएगी। देखिए अगर बाहर ज़्यादा हो जाए, बाहर सांद्रता ज़्यादा हो जाए तो अंदर कम हो जाएगा, फिर जिससे कि कोशिका पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंदर ज़्यादा हो जाए, बाहर कम हो जाए, तब भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में कोशिका कब बढ़िया रह पाएगी, कोशिका तब बढ़िया रह पाएगी जब समपराशरी विलयन है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जब कोशिका के अंदर वो बाहर की सांद्रता क्या रहे, समान रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन बोलते हैं। बाकी इस कंडीशन के अंदर क्या है, कोशिका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो संतुलन चाहिए बिल्कुल ही कोशिका के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये बता रखा है, देखिए हाइपोटोनिक में देखिए कोशिका कैसा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। आइसोटोनिक में देखिए सबसे बेहतर, ठीक है, आइसोटोनिक बढ़िया है। हाइपोटोनिक हमारे लिए ख़राब होता है कोशिकाओं के लिए, फिर हाइपोटोनिक भी ख़राब होता है। देखिए कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, कोशिका फट जाती है। सबसे बेहतर किसके अंदर रहता है, आइसोटोनिक के अंदर, कोशिका बिल्कुल स्वस्थ रहती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा चित्र के माध्यम से। अब समझते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या, सेल वॉल। अब वॉल सबसे आप लोग समझ जाइए कि दीवार है, ठीक है। अब दीवार किस लिए बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो सेल के अंदर भी कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी कोशिकाओं को नकारात्मक जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबसे क्या हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है, ठीक है भाई। पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, हाँ, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है। ये जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, ठीक है। तो जंतु कोशिका के अंदर ये क्या है, एब्सेंट है। जंतु कोशिकाओं की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पादप जो कोशिका झिल्ली भित्ति होती है, सेल वॉल जो होता है, वो केवल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है, यह सख्त होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र अजीविक संरचना है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया कि भैया भित्ति है, वॉल है, और वॉल कैसी होती है, मजबूत होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कोशिका भित्ति भी कैसी है, स्ट्रांग है, ठीक है, मजबूत है, मोटी है, संरंध्र है। उसके बाद में पादप कोशिका एक दूसरे में से प्लाज्मोडियम से संपर्क में रहती हैं, ठीक है भाई। क्या लिखा, सॉरी, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। पेड़ पौधों के अंदर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, और एक दूसरे से किस में रहती है, कॉन्टैक्ट में रहती है। उसके बाद में कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है, ठीक है। ये देखिए ये आपकी सेल वॉल, ये पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए अब कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम क्या होता है। तो देखिए सेल वॉल का काम है कोशिका को संरचना प्रदान करना, एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, ठीक है, मजबूती देना, कोशिका को मजबूती आकार प्रदान करना, भैया मजबूत रहे। यह पारगम्य होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है, ठीक है। ये पारगम्य होती है, जो विभिन्न जरूरी अणु वगैरह है ना पेड़ पौधों के अंदर, वो अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसमें मरम्मत करना और पुनर्जन्म की क्षमता होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। अब देखिए इसके अंदर खासियत बात क्या है, मान लीजिए कि किसी पेड़ पौधे की जो सेल वॉल है नुकसान हो गया, किसी कारण नुकसान वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये अब कुछ समय के बाद जो है खुद ही अपने आप ही बन जाती है, ये सेल वॉल दोबारा अपने आप तैयार हो जाती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पेड़ पौधों को कोई काट देता है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि दोबारा उगने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो खासियत होती है, उनके अंदर सेल वॉल होती है कि वो दोबारा क्या होने लग जाते हैं, दोबारा उगने लग जाते हैं। तो ये इन्हीं कोशिका की वजह से होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है कोशिका भित्ति सेल वॉल भी समझ में आ गया होगा। किसके अंदर पाई जाती है, पेड़ पौधों के अंदर, पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। उसके बारे में देखते हैं केंद्रक न्यूक्लियस किसे बोला जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस,
ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस का चित्र दे रखा है, तो समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में देखिए न्यूक्लियस, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी का जो सबसे कौन नियंत्रण करता है, कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ब्रेन करता है ना। इसी तरह से कोशिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो क्या है, केंद्रक है दोस्तों। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कोशिका को क्या काम करना है क्या नहीं करना। ये कोशिका का केंद्र यानी हेडक्वार्टर कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1871 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। ठीक है, एक नंबर का सवाल कि भैया जो कोशिका का केंद्र है उसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी 1831 में। उसके बाद में दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी कि यूकेरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय जीव, जिनके अंदर एक से अधिक कोशिका होती है, इसके अंदर जीव आता है, पादप आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यूकेरियोटिक प्रीयूकेरियोटिक में। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। उसके बाद में इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी कि देखिए केंद्रक के बाहर भी दो प्रकार की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, हाँ, सुरक्षा के लिए होती है। उसके बाद में केंद्रक द्रव में केंद्र का है न्यूक्लियोस व क्रोमेटिन रेशे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। क्रोमेटिन रेशे DNA, जिसको हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। अब देखिए हमारे माता पिता का DNA, मेरा और मेरे पिता का, मेरी माता का DNA सेम होगा ना, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर DNA वगैरह इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में DNA के बुनियादी कार्य घटक को जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब केंद्रक के कार्य क्या है, केंद्रक क्यों बनाया जाता है, इसका क्या काम होता है, क्या काम करता है, इसको समझते हैं। केंद्रक के कार्य क्या है दोस्तों, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रिया और कोशिका चक्र का नियंत्रण करता है। ठीक है, यह आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी शादी होती है। ठीक है, तो मेरी जिसके साथ शादी होगी, अगर मैं उसके साथ मतलब हमारा जो बच्चा होगा, तो हम दोनों की कोशिकाओं का जो गुण होगा ना, वो हमारे बच्चे के अंदर जाएगा। तो कौन भेजेगा, ये केंद्र की भेजता है। ठीक है, हाँ, ये आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का क्या करता है, काम करता है। तो इसका काम यही है दोस्तों। उसके बाद में अब आता है कोशिका द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोस्तों, साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म का दे रखा है, चित्र दे रखा है। ठीक है, केंद्रक है इसके अंदर, कोशिका झिल्ली है इसके अंदर, द्रव जिसके अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं। जितने भी आपको पीले पीले से दिख रहे हैं ना, सारे लिक्विड है। इसी लिक्विड के अंदर जो है अलग अलग क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो सारे अंग जो आपस में आके चिपकेंगे। ठीक है, और उसमें लाइसोसोम भी होता है। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जिसको बोलते हैं आत्मघाती की थैली। और लाइसोसोम ने अगर किसी दूसरी कोशिका को छू दिया ना, तो वही मर जाएगा। इसलिए जो होता है इसके अंदर लिक्विड डाल दिया जाता है। लिक्विड से क्या होता है कि हर कोशिका अंग के अंदर क्या पाया जाता है, डिस्टेंस पाया जाता है। मान लीजिए कि ये है और इसके अंदर अलग अलग कोशिकाएँ हैं। ठीक है, अलग अलग कोशिकाएँ हैं, तो इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, इसके अंदर लिक्विड होता है कुछ। तो लिक्विड से क्या होता है कि सबके बीच में डिस्टेंस बना होता है, हर कोशिका अंग के बीच में डिस्टेंस बना होता है। डिस्टेंस नहीं बना होगा दोस्तों, डिस्टेंस नहीं बना होगा, अगर सारे चिपके रहेंगे तो इसके अंदर लाइसोसोम भी होगा। और लाइसोसोम ने किसी को टच कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम ने अगर किसी अंग को टच कर दिया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। इसलिए इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर द्रव पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत बेहतर थी। कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव कहलाता है। यहाँ इसमें सभी जैविक कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके दो भाग होते हैं, साइटोसोल जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं। भैया एक जलीय द्रव होता है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना 90% क्या होता है, वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 2% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और 1% जो होता है अन्य जरूरी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कोशिका द्रव है उसके अंदर 90% तो वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनेल्स, विभिन्न प्रकार के अंग जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। एक प्लाज्मा झिल्ली, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जिका और रिक्तिका। ठीक है, दोहरी झिल्ली के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक होते हैं। ठीक है, बिना झिल्ली वाले कौन कौन से, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये होते हैं। अब समझते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होता है, इसको समझिए बहुत बेहतर तरीके से देखिए इसको। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज किसने की थी, गार्नियर, पोर्टर, क्लॉडे एवं फुलम ने की थी। याद रखिएगा, झिल्ली
जीवात जनन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी सेल होती है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह हो गया, वसा हो गया, फैट वगैरह हो गया, तो कोशिका झिल्ली बनाने में क्या करती है, सहायता करती है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि आपकी जो एकक कोशिका, जैसे आपका अमीबा हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, वो स्तनधारी एरिथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है भैया आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं, रफ का मतलब क्या होता है, खुरदुरा, और चिकना अंतर्द्रव यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, काम भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये देखिए अंतर दे रखा है यहाँ पर दे रखा है कि भैया जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है और जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसके बीच में क्या पाया जाता है, इसके अंदर अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं एक बार। अंतर ही पूछा जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, हाँ, यही पूछा जाएगा इसके अंदर। इसकी देखिए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। और वहीं पर जो रफ है ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। उसके बाद में यह वसा लिपिड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो स्मूथ होता है। और जो रफ वाला होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होता है, और यहाँ पर खुरदरी वाले में राइबोसोम उपस्थित होता है। तो ये आपका अंतर हो गया। अब काम देख लेते हैं भैया, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसका एक बार काम देख लेते हैं। तो इसका एक बार काम देखते हैं दोस्तों। तो केवल ये एक ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नली का सुविधा प्रदान करता है। अब देखिए, कई सारी कोशिकाएं हैं। अब एक कोशिका को दूसरी कोशिका की मदद लेनी होगी तो किसकी सहायता कर लेते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक जो उनके बीच में जो आपका जो रासायनिक क्रियाएं वगैरह होती है ना, हर कोशिका के दूसरी कोशिका के बीच में, तो ये उसको संभव बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है, यह वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यकृत की कोशिकाओं में विष यानी कि जो जहर होता है, यकृत मतलब लीवर हमारा, और दवा का निर्वशीकरण डिऑक्सिफिकेशन करने में अब देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है कि जो बहुत नशेड़ी लोग होते हैं ना, जो दारू वारू बहुत पीते हैं, अल्कोहल वगैरह बहुत पीते हैं। अब अल्कोहल के अंदर क्या है दोस्तों, अल्कोहल के अंदर एक तरह से क्या है, आपका पॉइजन है कि नहीं है, पॉइजन है कि नहीं है दोस्तों। तो ये जो पीते हैं तो उनसे उनका क्या खराब होता है, उनसे उनका लीवर खराब होता है। क्या होता है दोस्तों, लीवर खराब होता है। तो लीवर को बचाते हैं लोग, लीवर को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो जहर वगैरह है ना वो निकालने का। हमारा लीवर बहुत जरूरी चीज़ है, तो लीवर को कौन बचा के रखता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम यही होता है कि हमारे लीवर के अंदर जितने भी जहर वगैरह आते हैं ना, हम लोग जो आए दिन पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा लीवर इफेक्ट करता है, दवाइयाँ वगैरह अल्कोहल वगैरह जो पीते हैं लोग, तो उनसे उनका जो लीवर प्रभावित होता है, तो उसी को ठीक करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि लीवर की कोशिकाओं में जो है जो जहर वगैरह है, दवा वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को, इसके बाद में हम लोग को देखना है कि गोल्जी उपकरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसको एक बार देख लेते दोस्तों। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण। तो देखिए, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है। ठीक है, इसकी जो झिल्ली होती है बहुत पतली होती है और एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। इनका आविष्कार या इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी, जिसके अंदर रेड ब्लड आरबीसीज होते हैं, सिव सेल्स होते में अनुपस्थित होती है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, स्तनधारी हो गए, ठीक है, तो उनके अंदर ये जो होता है गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता है। ये गोल्जी एपरेटस का पूरा फिगर है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि भैया गोल्जी काय के कार्य क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है गोल्जी ठीक है, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये लिपिड बनाने में सहायता करता है, यह मध्य लेमुला बनाने का कार्य करता है। तो देखिए, इसका काम क्या है कि भैया लिपिड बनाता है। उसके बाद में लेमुला एक एलिमेंट होता है, उसको ये लोग बनाते हैं, गोल्जी काय जो होता है। उसके बाद में यह स्वभाव से स्त्रावी होता है, यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। हमारे शरीर के अंदर मेलेनिन पाया जाता है ना दोस्तों, तो उसमें क्या करता है, संश्लेषण करता है उसका। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन, हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, तो वो प्रोटीन बनाता है।
तो अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काया में किया जाता है। यानी कि जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है ना, अंतर्द्रव्य जालिका, वो जितना भी प्रोटीन लिपिड बनाता है वो कहाँ स्टोर करता है अपना सारा, तो वो करता है गोल्जी काया के अंदर। ठीक है, एक तरह से स्टोर रूम है वो ये। उसके बाद में उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो जो प्रोटीन वगैरह बनाया जाता है ना, तो उसको तमाम कोशिकाओं के पास क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो कौन ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम इसी का है, किसका, गोल्जी काया का। उसके बाद में पुटिका में पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण होता है और बंद किया जाता है। गोल्जी काया लाइसोसोम के निर्माण में सम्मिलित होता है। आप देखिए जो लाइसोसोम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, उसको अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो उसको बनाने में जो होता है ये गोल्जी काया बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद में ये कोशिका के भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। जो हम लोगों ने बात की ना कि सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो उसको ये बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है, गोल्जी काया। ठीक है, हाँ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम लोग कोशिका की पावर हाउस बोलते हैं। जैसे हमारे घर का है, घर के अंदर हमारा घर कैसे चलता है, बिजली से चलता है। अगर बिजली नहीं रहेगा तो ना हम एसी चला पाएंगे, ना फ्रिज चला पाएंगे, ना कूलर चला पाएंगे, तो हमारा पूरे घर का काम ठप पड़ जाएगा। इसी तरह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना रहे, वो अगर ऊर्जा ना दे तो कोई कोशिका काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा का घर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसके अंदर अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक कौन होता है दोस्तों, जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती है, जिनको बहुकोशिकीय बोला जाता है, जैसे जीव, जंतु, पादप हो गए। उसके बाद में देखिए इसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है, यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, सभी यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाहरी परत पर चिकनी एवं छिद्रित होती है, अंत परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टे का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने खोजा था, कोलिकर ने देखा था 1880 में। ठीक है, हाँ। उसके बाद हाँ, गोल्जी काया को किसने खोजा था, कैमिली गोल्जी ने, इसलिए उसका नाम क्या रखा था, गोल्जी। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना है। जो एटीपी होता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करना होता है। उसके बाद में यह क्रेब्स चक्र या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि जो कोशिकाएं वगैरह सांस वगैरह लेती है ना, जो हमारा शरीर की तमाम कोशिकाएं सांस वगैरह लेती हैं, तो कैसे ले पाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ले पाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा का घर बोला कोशिका को। अब हम लोग समझते हैं राइबोसोम किसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम ये रहा। तो राइबोसोम क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम को समझते हैं एक बार। तो राइबोसोम जो होता है आपका, ये अत्यंत छोटे गोल कण जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये इस तमाम इसके चित्र हैं, ये देखिए राइबोसोम्स हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राइबोसोम के काम क्या है। राइबोसोम जो इसका काम क्या है, तो राइबोसोम यानी कि अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक क्रियात्मक प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम है राइबोसोम का। अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये केवल पादप एल्गी कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग हैं। यानी कि जो प्लास्टिड होता है केवल एल्गी के अंदर पाया जाता है। आप लोगों ने देखा हो कि तालाब के अंदर, नदी के अंदर कहीं थोड़ा सा पानी जम जाता है तो वहाँ पर हरी हरी जो काई हो जाती है ना, इसी को एल्गी बोला जाता है। तो एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, हाँ। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक होता है अवर्णी लवक, ये होता है वर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। हरित यानी कि जो हरे होते हैं, जिनके अंदर हरा हरा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अवर्णी लवक होता है वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। यानी कि सफ़ेद होता है। वो कहाँ होता है, तने के अंदर होता है, जड़ों के अंदर होता है। कोई पेड़ पौधा है तो उसके तने और जड़ों के अंदर क्या पाया जाएगा, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक क्या होता है, ये इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, लाल भूरे होते हैं, ये जड़ों के अंदर पाया जाता है, तना के अंदर और पत्ती के अंदर। और जो हरित लवक होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर। वो हरा इसलिए दिखता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती है। तो पत्तियां अगर पीली हो रही है तो उसके मतलब उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की कमी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की कमी है। तो एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये रंगहीन लवक होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है।
यह पौधों की जड़ भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, यानी जो खाने के जो पदार्थ हो ना उसका क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक, इसको एक एक बार समझ लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं, हरे रंग को छोड़कर के सभी प्रकार का रंग इनके अंदर पाया जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता। अगर इंसानों के अंदर भी पाया जाए क्लोरोफिल तो हम लोग भी हरे दिखेंगे। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। हमें पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, सूर्य की जो किरणें होती है उससे वो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का रसोई घर भी बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है इनको, कोशिका का रसोई घर। फिर उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, इन झिल्लियों को क्रम से बाह्य झिल्ली व अंत झिल्ली बोला जाता है। इनके अंदर कई सारी चीज़ होती है, स्ट्रोमेटा होती है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में वैक्यूल्स क्या होता है दोस्तों, वैक्यूल्स को देखते हैं एक बार बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए वैक्यूल्स क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। तो देखिए ये कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है, जिन्हें रिक्तिका या रसघानी कहते हैं। यानी जंतु कोशिका यानी जानवरों के अंदर रिक्तिकाएं छोटी लेकिन पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। जो जानवर होते हैं ना उनके अंदर जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होता है, वो थैली बहुत छोटी पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर बहुत बड़ी थैली पाई जाती है। ठीक है, कोशिका का 90% भाग घेरे रहती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, देखिए ये कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करने का काम करती हैं। ठीक है, ये हो गया काम आपका किसका दोस्तों, रिक्तिका वैक्यूल्स का। अब बात करते हैं लाइसोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम की बात करेंगे तो देखिए पाचक उपकरण की कुछ पुटिकाओं में पाचक एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त पुटिका लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। ठीक है, ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। कार्य क्या होता है इसका भैया, इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ करना, यानी कि साफ सफाई का काम करते हैं ये लोग। हमारे शरीर के अंदर या फिर जीव जंतुओं के शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। मान लो कोई कोशिका मर गई, अब वो मरी हुई कोशिका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर देगी। आप लोगों ने देखा है कि कहीं चोट लग जाता है, कहीं फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा जो होता है पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, क्योंकि एक कोशिका जैसे ही प्रभावित हो जाती है तो वो दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे शरीर के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम का काम क्या होता है कि अगर एक कोशिका मर चुकी है, अगर वो प्रभावित हो चुकी है इन्फेक्शन से, तो उसको क्या करेगा, साफ कर देगा, ताकि दूसरी कोशिकाओं में जो है प्रभाव ना उसका फैले। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं को साफ करना है। ठीक है, हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुसाइड बैग। ठीक है, अब सवाल आता है भैया पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के अंदर क्या अंतर है। तो वही जो पादप कोशिका होते हैं यानी पेड़ पौधे वाले, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर। ठीक है भैया, और जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। उसके बाद में पादप कोशिका प्लांट सेल आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है इनके अंदर, और एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, आकार अनिश्चित होता है इनका। रिक्तिका और उपस्थित एक बड़ी होती है। ठीक है भैया, वैक्यूल्स होता है इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है। लाइसोसोम जो होता है पेड़ पौधों के अंदर नहीं पाया जाता है, और जबकि जंतुओं के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। कोशिका मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती है, कोशिका का विभिन्न आकार होता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता है, यहाँ पर गोल्जी उपकरण उपस्थित पूर्ण विकसित होता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका होगा पादप कोशिका और ये आपको जंतु कोशिका। क्या क्या अंतर है आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। सवाल यहीं से पूछा जाएगा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यही सब सवाल पूछा जाएगा। और क्या सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कि जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोग को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।